नमस्कार, मैं हूँ राज किशन। आज की इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे हैं बीए अंतिम वर्ष हिंदी साहित्य का द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसका नाम है काव्यांग विवेचन और गद्य विधाओं का शुरू। देखिए, हमने जो पिछले वीडियो में यहाँ पर जो बात की थी इस विषय में, वो क्या क्या था, एक बार मैं आपको पहले दोहराता हूँ कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में क्या क्या पढ़ा है। तो देखिए, इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हमने काव्य के बारे में चर्चा की थी। काव्य की चर्चा के दौरान हमने इसकी परिभाषा देखी थी कि इसकी परिभाषा क्या क्या है। इसके अलावा इसके स्वरूप को हमने समझा था कि काव्य का स्वरूप कैसा है। इसके बाद हमने काव्य के तत्व पर बात की और इसके बाद हमने काव्य के हेतु पर बात की थी। अब देखिए, काव्य के हेतु के दौरान हमने जो पढ़ा वो था संस्कृत के जो आचार्य थे, संस्कृत के आचार्यों ने काव्य के क्या क्या हेतु बताए थे वो हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा कि 3 हेतु निर्धारित किए हैं काव्य के। जो हेतु बताए संस्कृत के आचार्यों ने, उसमें पहला जो हेतु बताया था वो था आपका व्युत्पत्ति, दूसरा जो हेतु बताया था वो था आपका प्रतिभा, और इसके बाद काव्य के हेतु में जो स्थान दिया गया था वो था अभ्यास। अब हम आगे जो चर्चा करने जा रहे हैं काव्य हेतु पर, उसमें आपको पता है कि संस्कृत के आचार्यों ने जो अपने मत प्रकट किए, ठीक उसी मतों का जो अनुकरण किया था वो किसने किया? हिंदी के आचार्यों ने किया। तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे हिंदी के जो आचार्य थे, हिंदी के आचार्य ने कौन कौन से काव्य के जो हेतु बताए हैं वो देखते हैं यहाँ पर, हिंदी के आचार्य और काव्य के हेतु। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता है कि हिंदी में आचार्य जो हुए हैं वो उसका जो उनके जो ग्रंथ है, जो काव्य रीति पे जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो हमें रीतिकाल के दौरान मिलते हैं। रीतिकाल में जो जो काव्य ग्रंथ लिखे गए उनमें काव्य हेतुओं पर चर्चा भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हम अगर बात करें काव्य के हेतुओं पर जो बात करें तो हिंदी के आचार्यों के अनुसार, तो यहाँ पर 2 नाम हमारे सामने आते हैं, अमीरदास आचार्य और आचार्य भिखारीदास। इन्होंने देखिए क्या कहा है, कथन मैं आपको समझाऊंगा इनका। इन्होंने कहा है कि अश्व, चक्र और सारथी, अश्व, चक्र और सारथी, ये तीनों मिलकर के किसको चलाते हैं? रथ को चलाते हैं। ये तीनों मिलकर के किसको चलाते हैं? रथ को चलाते हैं। तो यहां पर ठीक उसी प्रकार से उन्होंने कहा है कि काव्य का निर्माण करने के लिए भी यहां पर किस किस की जरूरत पड़ेगी, कि जिस प्रकार से इन्होंने कहा था कि अभ्यास की जरूरत पड़ेगी, है जो व्युत्पत्ति की जरूरत पड़ेगी, और इसके अलावा यहां पर उन्होंने कहा था कि तीसरा जो तत्व बताया था प्रतिभा की जरूरत पड़ती है। तो इन्होंने कहा कि यहां पर भी शक्ति, पहला तत्व बताया शक्ति, दूसरा उन्होंने कहा कि जो कवियों के साथ कार्य करने से जो है जो लोक रीति, जिसको कहा कवियों के साथ कार्य करने से जो मिलती है लोक रीति, और तीसरा है जो अभ्यास। ये 3 हेतु जब मिलेंगे तो किसका निर्माण होगा? काव्य का निर्माण होगा। यानी जिस तरह से अश्व, चक्र और सारथी मिलकर के रथ को चलाते हैं, तो इनका मानना था कि शक्ति, लोक रीति और अभ्यास, ये तीनों मिलकर किसको बनाते हैं? काव्य का निर्माण करते हैं। यहाँ पर जब हम देखो इसको विस्तार से अगर समझे कि शक्ति का मतलब क्या होता है, तो शक्ति का अर्थ यहाँ पर वही प्रतिभा थी, जो क्षमता थी, जो संस्कृत के आचार्य ने हमें समझाई थी। लोक रीति जो अनुभव था, जो वहां पे हमने पढ़ा कि जो शास्त्र ज्ञान से प्राप्त अनुभव या जो ज्ञान के आधार पर जो काव्य का क्या होता है? निर्माण होता है। तो यहाँ पर लोक रीति, जो सुकवियों के साथ मिलकर के हम जब काव्य रचना करते हैं तो जो उनकी जो परंपराएं हैं, जो लोक व्यवहार में जो रीति आती है, वही लोक व्यवहार यहाँ पर इन्होंने कहा है। और अभ्यास तो आपको पता ही है कि तीनों में सबसे जो सबसे प्रधान है वो अभ्यास ही है, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? अभ्यास की बात कर जरूरत पड़ती है। अब देखिए, आगे हम चर्चा करें तो यहाँ पर एक और आचार्य है जिनका नाम मैं लेना चाहूंगा, कि यहाँ पर जो दूसरे जो आचार्य है उनकी अगर बात करें तो जो पदुमदास है, पदुमदास आचार्य है, एक कवि है, और पदुमदास ने अपने जो ग्रंथ है उसमें क्या लिखा है कि प्रतिभा ही सबसे महत्वपूर्ण है।
प्रतिभा ही काव्य का हेतु का महत्वपूर्ण क्या है, तत्व है। प्रतिभा अगर नहीं होगी तो काव्य हेतु संभव नहीं है, काव्य का निर्माण करना संभव नहीं है। इसके अलावा एक और बात करें, अगर कुमारमणि की बात करते हैं, अगर कुमारमणि जिसका ग्रंथ हमें देखने को मिलता है, जिस ग्रंथ का नाम है रसिक शाल, जिस ग्रंथ का नाम क्या है, रसिक शाल, उन्होंने भी अपनी इस रसिक शाल नामक ग्रंथ में है जो काव्य हेतु पर चर्चा की है और उन्होंने कहा है कि शास्त्र, लोकमत और प्रवणता, तीन तत्व बताए इन्होंने भी, शास्त्र, लोकमत और तीसरा जो बताया वो है प्रवणता। यहां पर देखो, इनको विस्तार से अगर समझे तो यहां पर शास्त्र, वही शास्त्र की बात अगर आती है तो जो हमने संस्कृत के आचार्यों में भी यही पढ़ा है कि शास्त्र है जो महत्वपूर्ण अंग है काव्य के निर्माण में, साहित्य सिद्ध है। लोकमत, लोक व्यवहार, जो लोगों का मत है, जो व्यवहार है, जो परंपरा है, काव्य रीतियां हैं। और प्रवणता, दक्षता जब ही आएगी जब हम किसी चीज की क्या करेंगे, अभ्यास। अर्थात जो संस्कृत के आचार्यों ने जो अपना मत प्रकट किया वो की वो बातें किसने दोहराई है, हिंदी के आचार्यों ने भी दोहराई है। अब देखिए और आगे मैं बात करता हूं तो यहां पर नाम आता है श्रीपति का। श्रीपति का नाम आपने सुना होगा कि श्रीपति ने भी काव्य हेतुओं पर क्या लिखा है, काव्य हेतु पर क्या बात बताई। तो इन्होंने भी यहाँ पर तीन तत्व बताए हैं, काव्य हेतु के तीन बिंदु बताए हैं और उन्होंने कहा वही शक्ति, निपुणता और लोकमत। अर्थात घुमा फिरा कर जो बात कह रहे हैं श्रीपति, वो भी यही कह रहे हैं कि शक्ति का मतलब क्षमता, निपुणता का मतलब प्रवणता और लोकमत जो अभ्यास के दौरान आती है। यानी कि हम हिंदी के आचार्यों की बात करें तो हिंदी के आचार्यों ने भी किसकी मत का समर्थन किया है, संस्कृत के आचार्यों की। आगे हम बात करते हैं लोग जो काव्य हेतुओं पर चर्चा करते हैं तो उसमें देखिए यहाँ पर जो पाश्चात्य विद्वान है, पाश्चात्य विद्वान क्या मानते हैं, पाश्चात्य विद्वान कहते हैं, इसमें अगर सबसे पहले हम बात करें तो अगर बात करते हैं तो किसका, एक विचारक है जिसका नाम आता है प्लेटो। अब प्लेटो ने क्या कहा है, देखिए प्लेटो ने कहा है कि जो काव्य करता है वो साधारण जीव नहीं है, साधारण प्राणी नहीं है, वो साधारण प्राणी नहीं है, वो कैसा है, विकसित प्राणी है। अर्थात यहां पर देखो कवि को जो प्लेटो विचारक है, महान विचारक, वो किसकी उपमा देते हैं, विक्षिप्त प्राणी की। अब यहाँ विक्षिप्त से क्या मतलब है, विक्षिप्त से क्या अर्थ निकलता है, यहाँ विक्षिप्त से अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अपने कार्य में इतना लीन हो जाए कि वो लोक जो मत है उसको भी भूल जाए और जो व्यवहारिक जो एक कार्य होता है उसको भूल करके उसमें तल्लीनता से कार्य करना लग जाए और इससे फलस्वरूप जो आनंद को प्राप्त करने वाली जो रचना है जो बनती है वही क्या बनता है, काव्य बनता है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर काव्य के हेतु की बात करते हैं तो काव्य के हेतु है जो हमारे सामने, भले वो संस्कृत के आचार्यों के द्वारा हो, चाहे हम पाश्चात्य विद्वानों की बात करें या फिर हिंदी के आचार्यों की बात करें, तो हमारे सामने जो काव्य के हेतु है वो कुल मिलाकर यहाँ पर हमारे सामने जो आते हैं वो यही है कि यहाँ अभ्यास की जरूरत पड़ती है और जो प्रतिभा होती है स्वाभाविक रूप से, जिसको हमने नैसर्गिक प्रतिभा कहा था, और तीसरा जो हमारा अनुभव के आधार पर जो ज्ञान होता है वही कार्य करता है। अब देखिए थोड़ी सी आगे और बढ़ते हैं हम इस विषय पर। अगर हम बात करें, अगला जो विषय लेने जा रहे हैं तो वो है काव्य का प्रयोजन। तो चलिए आज हम बात करते हैं काव्य के प्रयोजन। काव्य के प्रयोजन क्या क्या है, काव्य प्रयोजन। देखिए सबसे पहले तो हमें अर्थ समझना पड़ेगा किसका, प्रयोजन का। प्रयोजन का अर्थ क्या है, साधारण सा अगर प्रयोजन का अर्थ हम निकालते हैं तो इसका जो अर्थ निकल के आप सामने आता है वो हमारे सामने क्या है, उद्देश्य। क्या होता है, उद्देश्य। अब देखिए कोई भी कार्य हम करते हैं तो हम किसी ना किसी उद्देश्य के लिए करते हैं, उसकी पूर्ति की, उद्देश्य की पूर्ति की प्राप्ति के लिए करते हैं। कोई कार्य हम बिना उद्देश्य के नहीं करते। भले हम स्वाभाविक रूप से साधारण सी बात करें, खाना भी खाते हैं तो हमारा उद्देश्य है कि हमारे शरीर को ऊर्जा मिल सके, भोजन प्राप्त हो सके। कोई भी कर्म करेंगे हम तो उसके पीछे उस कर्म का क्या निश्चित होता है, उद्देश्य होता है। तो अब यहां पर भी काव्य रचना करना कोई साधारण जीव के बस की बात तो है नहीं। अगर हमारे जीवन में कोई खुशी आए, चाहे कोई दुख आए, या हम कहें कि कोई किसी विशेष प्रसंग को लेकर के हम काव्य रचना करना चाहते हैं, तो क्या काव्य रचना करना इतना सरल या इतना आसान या इतना संभव है कि हम आराम से उसकी काव्य रचना कर सकते हैं? नहीं। इसके लिए हमें कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य निर्धारित करना पड़ेगा, तभी है जो काव्य की निर्माण हो सकता है, काव्य का उद्देश्य है जो सफल हो सकता है। अन्यथा अगर हम उद्देश्य निश्चित ना करेंगे तो यहाँ पर
उद्देश्य के बगैर काव्य की रचना करना, जो भी काव्य हम रचित जो करेंगे वो निरर्थक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं सबसे पहले कि काव्य का उद्देश्य क्या है, काव्य का प्रयोजन क्या है। अब यहाँ पर एक बात और मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ मैं बार बार आपको काव्य शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। यहाँ पर आपको काव्य शब्द की जगह मैं आपको अगर साहित्य लिखूं तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि साहित्य का मतलब जो एक समानांतर या समानार्थक शब्द है वो किसका है, काव्य का। तो यहाँ कई आचार्यों ने काव्य का जो प्रयोजन है उसी को क्या कहा है, साहित्य प्रयोजन कहा है। तो यहाँ पर भी हमने जिस तरह से तत्व को समझा, जिस तरह से स्वरूप को समझा, जिस तरह से काव्य हेतु को समझा है, तो यहाँ पर भी हम काव्य प्रयोजन को समझने के लिए यहाँ पर उसको 3 भागों में विभाजित करते हैं। कि काव्य प्रयोजन को किस तरह से है जो 3 भागों में विभाजित किया गया है, तो वो है पहला, यहाँ पर भी जो है वो संस्कृत के आचार्यों ने किस प्रकार से काव्य के प्रयोजन बताए हैं। संस्कृत के आचार्य और जो काव्य का प्रयोजन है क्या क्या है, काव्य का प्रयोजन। दूसरा, हिंदी के आचार्य और काव्य का प्रयोजन, हिंदी के आचार्य और काव्य का प्रयोजन। और तीसरा, पाश्चात्य चिंतक या विद्वान और काव्य प्रयोजन। तो देखिए यहां पर भी हमें 3 तरह के जो काव्य प्रयोजन बताए गए हैं 3 अलग अलग क्षेत्रों से, उसका हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संस्कृत के आचार्य और काव्य के प्रयोजन। तो देखिए मैंने आपको कहा कि चाहे वो संस्कृत के आचार्य हो, चाहे वो पाश्चात्य चिंतक हो, चाहे वो हिंदी के आचार्य हो, यहां पर भी जो प्रयोजन बताए गए हैं कहीं ना कहीं उन प्रयोजनों का जो अर्थ है, जो मतलब है, जो आधार है, वो कहीं ना कहीं एक है। क्योंकि स्वाभाविक रूप से हम किसी भी कार्य का जो उद्देश्य निर्धारित करते हैं वो उद्देश्य चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं उसका आधार एक होता है। अब यहाँ पर देखिए जो हम संस्कृत के आचार्य की बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वो है कौन, भरत मुनि। अब देखिए भरत मुनि ने क्या कहा है काव्य के प्रयोजन को लेकर के, तो यहां पर जो काव्य में इन्होंने जो नाटक में रस का महत्व बताया था, मैंने आपको कहा कि काव्य में जो नाटक को समानांतरण बताया था, जब भरत मुनि की बात आई थी उस समय काव्य के स्वरूप को पढ़ रहे थे तब। ठीक यहां पर भी प्रयोजन में भी उन्होंने उसी बात को आधार रखा है कि जो यहां पर रस का विवेचन है वही रस का विवेचन यहां पर काव्य का प्रयोजन है। अब कैसे, क्योंकि रस का अर्थ यहां पर किस अर्थ में लिया गया था, आनंद। रस का अर्थ किस अर्थ में लिया गया था, आनंद। अर्थात इन्होंने जो काव्य का मुख्य प्रयोजन बताया है वो किस रूप में बताया है, आनंद के रूप में। यानी भरत मुनि यही कहते हैं कि मुख्य रूप से जो प्रधान अर्थों में अगर बात करें किसी भी काव्य का कोई उद्देश्य होता है तो सर्वप्रथम जो उद्देश्य हम निर्धारित करते हैं वो क्या है, रस की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति। यानी कि हम बात कर रहे हैं यहां पर काव्य के प्रयोजन की, ना कि काव्य के स्वरूप की। काव्य का स्वरूप में भी यही बताया था कि काव्य वही है जिसमें रस की प्रधानता हो, और उद्देश्य भी यही बताया जा रहा है कि काव्य तभी है जो उद्देश्य सफल होता है जब उसमें क्या हो, रस की प्रधानता हो, और रस की क्या होती है, प्राप्ति होती है। अब देखिए यहां पर इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इसके अलावा जो दूसरे कारण हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, और वो दूसरे कारण उन्होंने कहा है कि यहां या तो अर्थ प्राप्त करना हो सकता है, अर्थ से मतलब है धन, या फिर यश प्राप्त करना हो सकता है, यश प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए भी कोई काव्य लिख सकते हैं, या फिर आयु की बढ़ोतरी के लिए कोई आराधना कर सकता है, आराधना के रूप में, उपासना के रूप में कर सकता है, या फिर हित उद्देश्य हो सकता है पर हित के लिए, या फिर किसके लिए हो सकता है, हित के लिए, भलाई के लिए भी कोई काव्य रचना कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने कहा उपदेश देने के लिए भी है जो काव्य लिखा जा सकता है। ये तो इन्होंने है जो गौण का प्रयोजन बताया है। भरत मुनि क्या कहते हैं, ये इनके गौण प्रयोजन है, जबकि प्रधान जो प्रयोजन बताया है वो नाटक में जिस तरह से रस है, रस का जो विवेचन होता है वही रस का है जो प्रयोजन किसमें है, काव्य के निर्माण में। इसके अलावा देखिए भरत मुनि ने एक और चीज भी एक अन्य स्थान पे लिखी है, वो क्या है, इन्होंने कहा है कि यहां पे चतुष्ट है पुरुषार्थ की प्राप्ति। अब देखिए यहां पुरुषार्थ क्या होता है, पुरुषार्थ कितने हैं, 4। कौन कौन से हैं, धर्म,
अर्थ, काम और मोक्ष। यहां पर 4 पुरुषार्थ होते हैं और भरत मुनि यही कह रहे हैं कि यहां जो काव्य का प्रयोजन है वो 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए भी काव्य लिखा जा सकता है। और क्या क्या है? धर्म के लिए काव्य लिखा जा सकता है, अर्थ के लिए काव्य लिखा जा सकता है, काम के लिए भी लिखा जा सकता है, मोक्ष के लिए भी लिखा जा सकता है। ये कौन मानते हैं? आचार्य भरत मुनि की। अब अगर हम संस्कृत के अन्य आचार्यों की बात करते हैं कि अन्य आचार्यों का क्या मत है, तो वो भी इस प्रकार से अपने काव्य को है जो प्रकट करते हैं। और देखिए यहां पर दूसरे जो आचार्य की अगर हम बात करें तो वो है कौन? भाम, आचार्य भाम। आचार्य भाम ने काव्य के प्रयोजन क्या क्या बताया, तो यहां पर देखिए उन्होंने आचार्य भामा ने एक परिभाषा दी है कि कवि व सहृदय। यहां पर सहृदय किसके लिए कहा मैंने आपको? सहृदय किसके लिए कहा? श्रोता के लिए। किसके लिए? श्रोता या पाठक जो काव्य को पढ़ता है या सुनता है या जो ग्रहण करता है वो है सहृदय। तो वो क्या मान रहे हैं? आचार्य भामा कह रहे हैं कि यहां कवि व सहृदय है जो एक दूसरे के लिए क्या करते हैं? काव्य को लिखते हैं। अर्थात उन्होंने कहा कि यहां पर सेवक धर्म है और सेवक धर्म व पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए यहां पर देखो इसी बात को दोहराया आचार्य भामा ने भी। पुरुषार्थ 4 थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और सेवक धर्म यानी सेवा करना। सेवा करने से मतलब यहां पर आनंद की प्राप्ति करना। कवि का धर्म क्या है जो सहृदय से की सेवा करना, और सहृदय की सेवा वो किस रूप में करेगा? काव्य के रूप में, काव्य लिख करके। और यहां पर सहृदय का धर्म क्या है? काव्य का है जो वाचन करके या श्रवण करके, सुन करके या जो भी अर्थ ग्रहण करके उसके आनंद की क्या करना है? प्राप्ति करना है। तो यहां पर देखिए भामा ने भी इस तरह से काव्य के प्रयोजन को है जो स्पष्ट किया है। अब यहां पर तीसरे जो आचार्य हैं वो है आचार्य दंडी। दंडी ने तो क्या कहा है? यहां पर दंडी ने तो सीधे सीधे में कहा है कि काव्य है जो वाणी का ही क्या है? रूप है, और ये वाणी ही क्या है? काव्य का प्रयोजन है। ये कौन कह रहा है? आचार्य दंडी कह रहे हैं। अब देखिए आगे हम बात करते हैं आचार्य वर्धन की। क्या आचार्य वर्धन क्या कहते हैं? तो आचार्य वर्धन है उनका मत भी देख लो कि क्या कहते हैं आचार्य वर्धन। काव्य प्रयोजन की जब भी बात आती है तो आचार्य वर्धन ने यहां पर देखो ध्वनि को काव्य की क्या माना है? आत्मा माना है, क्योंकि ध्वनि सिद्धांत दिया है किसने? आचार्य वर्धन ने। और ध्वनि से मतलब ही वहां पे क्या था? वाणी से था। और ये बात हमें पहले ही कौन समझा चुका है? दंडी। तो यहां देखो वामन कहीं ना कहीं दंडी का ही बात का क्या कर रहा है? अनुकरण कर रहा है। यहां पर उन्होंने भी कहा है कि जो ध्वनि सिद्धांत है उसमें अपना मत प्रकट करते हुए लिखा है कि यहां जो काव्य का प्रयोजन है वो कैसा है? ध्वनि ही काव्य की क्या है? आत्मा है, और वही काव्य को क्या करती है जो प्रयोजन देती है, उद्देश्य देती है। लेकिन यहां पर उसने काव्य के 2 है जो उद्देश्य माने हैं, एक का है दृष्ट और एक है अदृष्ट। अब देखिए दृष्ट जो दिखाई देता है, अदृष्ट जो दिखाई नहीं देता है। यहां देखो आनंद की प्राप्ति अगर हम बात करें तो ये अंदर अनुभूत होती है, और यश की प्राप्ति किसी को दिखाई थोड़ी ना देती है, बस एक लोक व्यवहार में बात फैल जाती है, यश मिल जाता है, हमें प्रसिद्धि मिल जाती है। तो इस तरह से काव्य के प्रयोजन उन्होंने कितने बताए हैं? 2 बताए हैं। अब देखिए आचार्य मम्मट, क्योंकि जब भी हम संस्कृत के आचार्यों की बात करते हैं तो यहां संस्कृत के आचार्यों की बात करेंगे तो यहां पर एक और मत प्रचलित है कि जब भी काव्य प्रयोजन की बात आती है तो काव्य प्रयोजन है जो 3 आधार पे जो मिलता है, और जो आधार माना है वो है आचार्य मम्मट को। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजनों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए आचार्य मम्मट, यहां आचार्य मम्मट से जो पहले जो मत थे वो भी काव्य प्रयोजन संस्कृत में चलते हैं, आचार्य मम्मट का मत भी चलता है, और आचार्य मम्मट के बाद परवर्ती जो आचार्य थे उन्होंने जो मत दिए हैं वो भी यहाँ पर काव्य प्रयोजन के रूप में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण जो मत हो जाता है वो हमारे संस्कृत के आचार्यों में वो है आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट ने क्या कहा है वो हम इसमें पढ़ते हैं। देखिए जो आचार्य मम्मट थे उन्होंने भी अपने है जो ग्रंथों में काव्य के जो प्रयोजन है जो प्रस्तुत किए हैं। अब देखिए आचार्य मम्मट ने यहाँ पर जो पिछले वाले जो उनके पूर्ववर्ती जो आचार्य थे उनके द्वारा जो मत थे उनमें थोड़ा सा फेरबदल किया, परिवर्तन किया। देखिए जो पहले जो थे उन्होंने सिर्फ पुरुषार्थ
को काव्य प्रयोजन को प्रमुखता दी। इसके अलावा उन्होंने रस अर्थात आनंद को काव्य प्रयोजन में प्रमुखता दी थी। लेकिन यहाँ आचार्य जो मम्मट है वो थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं और आचार्य मम्मट ने अपने काव्य के प्रयोजन में थोड़ा बदलाव किया और उन्होंने जितने भी जो दूसरे जो काव्य प्रयोजन थे उनको भी उतना ही महत्व दिया जितना वो पुरुषार्थ और रस या आनंद को देते थे। अब देखो परीक्षा के दृष्टिकोण से थोड़ा सा ये आचार्य जो मम्मट के जो काव्य प्रयोजन है वो थोड़े से महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सी परीक्षाओं में है जो आचार्य मम्मट का मत है जो पूछा जाता है। अब कौन कौन से उन्होंने है जो आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रयोजन बताया है, तो यहाँ पर देखो हम थोड़ा सा 2-3 बिंदु के रूप में हम उसको समझते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो पहला जो काव्य का प्रयोजन है उन्होंने कहा शिक्षा। किसके लिए हो सकती है? काव्य का उद्देश्य क्या हो सकता है? शिक्षा। काव्य का प्रयोजन क्या हो सकता है? शिक्षा के रूप में उन्होंने कहा है। अब देखिए दूसरा उन्होंने कहा है कि यश, यश की प्राप्ति। किसके लिए? यश की प्राप्ति। तीसरा उन्होंने कहा अर्थ की प्राप्ति। तीसरा क्या बताया? अर्थ की प्राप्ति। और आगे जो काव्य का उद्देश्य वो बताते हैं, वो कहते हैं कि क्या है? लोक व्यवहार। लोक व्यवहार के लिए शिक्षा, यश, अर्थ, लोक व्यवहार। इसके अलावा उन्होंने कहा उपचार। उपचार के लिए भी आप कर सकते हो काव्य का प्रयोजन, उन्होंने उसको भी महत्व दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा मन भावन। मन भावन यहां पर प्रेषी या प्रेमी के लिए भी काव्य का प्रयोजन निर्धारित किया है। अब देखिए यहां पर आनंद को भी उन्होंने कहा है, आनंद का अनुभव। आनंद का अनुभव भी कहा है और लाभ के लिए भी, लाभ के लिए। तो ये देखिए यहां जो कुछ महत्वपूर्ण है जो काव्य के प्रयोजन उन्होंने जो बताया है, उन काव्य के प्रयोजनों को यहां कहा कि शिक्षा के लिए हो सकता है, यश के लिए हो सकता है, अर्थ प्राप्ति के लिए हो सकता है, लोक व्यवहार के लिए हो सकता है, उपचार के लिए हो सकता है, मन भावन किसी प्रेमी या प्रेमिका के मन को रिझाने के लिए, आनंद की अनुभूति के लिए हो सकता है, लाभ के लिए हो सकता है। ये कौन कह रहे हैं? आचार्य मम्मट कह रहे हैं। तो इस प्रकार से देखिए यहां संस्कृत के आचार्यों ने है जो काव्य के प्रयोजनों पर बात की। अब अगर हम बात करें हिंदी के आचार्य क्या कहते हैं काव्य के प्रयोजनों पर, तो जो स्वाभाविक सी बात थी कि जब सारे मतों में हिंदी के आचार्यों ने किनका अनुकरण किया है? संस्कृत के आचार्यों का। तो यहां पर काव्य के प्रयोजन में भी है जो हिंदी का आचार्य किसका अनुकरण करते हैं? संस्कृत के आचार्यों का। अब यहाँ काव्य का प्रयोजन हमें रीतिकाल में मिलते हैं। रीतिकाल में जो ग्रंथ लिखे हैं उनमें जो कवि थे उन कवियों ने अपने आचार्यों ने अपने ग्रंथों में है जो काव्य के प्रयोजन को स्पष्ट किया है। तो हिंदी के आचार्यों ने भी काव्य का जो प्रयोजन माना था वो यश, धन, लाभ, जीविकोपार्जन, इसके अलावा जीवन पलायन, सेवा, हित या है जो लाभ, ये सारी जो काव्य के प्रयोजन के अंदर माना है। अब थोड़ी से हम आगे चर्चा करते हैं काव्य के प्रयोजन पर। तो देखिए यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने कई बार परीक्षा में पूछा गया है और वो था पाश्चात्य चिंतकों एवं काव्य के प्रयोजन। तो यहां पर काव्य के प्रयोजनों में जब पाश्चात्य विद्वानों का मत थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने जो काव्य के जो प्रयोजन थे वो 9 रूपों में विभाजित किया है। और वो 9 रूप कौन सा है? पहला है जो कहा है कला। किसके लिए? कला के लिए। पहला जो रूप बताया है, यहां कला का मतलब क्या है? काव्य। कला का मतलब क्या है? साहित्य। दूसरा उन्होंने क्या कहा है? कला किसके लिए? जीवन के लिए। किसके लिए? कला जीवन के लिए। यानी पहला कला का प्रयोजन किसके लिए? कला के लिए। काव्य का प्रयोजन किसके लिए? काव्य के लिए। अब तीसरा उन्होंने कहा है जीवन पलायन के लिए, जीवन को चलाने के लिए। कला का तीसरा जो प्रयोजन बताया है वो किसके लिए बताया है? अब जो अगला बताया है उन्होंने कहा सेवा के लिए। कला का प्रयोजन किसके लिए? सेवा के लिए। और आगे
आत्मानुभूति के लिए, आत्मानुभूति। इसके अलावा उन्होंने, मैंने कहा आपको 9 है जो कला के उद्देश्य बताया है, और वो 9 कौन से है आगे? मनोरंजन के लिए, किसके लिए? मनोरंजन के लिए और आनंद के लिए। 8वां जो काव्य का प्रयोजन बताया है वो क्या है? देखिए यहां पर 8वां जो कार्य का जो है, ये सारे जो भी काव्य के प्रयोजन है वो इसके अंतर्गत ही है, और वो है नव सृजन के लिए, नव सृजन के लिए। और जो अंतिम जो काव्य का प्रयोजन बताया है वो है इनका जीवन में प्रवेश के लिए। ये 9 काव्य के प्रयोजन निर्धारित किए हैं। अब देखिए पहला क्या है? कला के लिए, कला कला के लिए, कला जीवन के लिए, तीसरा जीवन के पलायन के लिए, आगे जीवन कला सेवा के लिए, कला आत्मानुभूति के लिए, कला मनोरंजन के लिए, कला आनंद के लिए, कला है नवसृजन के लिए, और कला है जो जीवन में प्रवेश के लिए। यानी इन 9 काव्य प्रयोजनों की बात करें तो हमारे सामने 2 बातें निकल के आती हैं, वो है कला, कला के लिए, और कला जीवन के लिए। ये 2 बातें आती हैं। तो ये काव्य प्रयोजन जो यहां पर बाद में जब इसको 9 काव्य प्रयोजनों को जब एक रूपता में माना गया, तो यहां 2 काव्य प्रयोजनों के रूप में पाश्चात्य विद्वानों ने बताया कि कला कला के लिए और कला जीवन के लिए। तो इस प्रकार से ये काव्य प्रयोजन निर्धारित किए थे पाश्चात्य विद्वानों ने। अब तक हमने पढ़ा काव्य के प्रयोजन हिंदी के आचार्यों के अनुसार, संस्कृत के आचार्यों के अनुसार, और काव्य के पाश्चात्य चिंतकों के अनुसार। तो ये थे हमारे काव्य प्रयोजन। अगले वीडियो में हम और नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, शुभकामनाएं।